खुश आमदीद फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 24 ऑफ तरबते दिल बाय मन्नत शाह। चलो जोईशा। गाड़ी घर की एंट्रेंस के पास रुकते मिसेस रंधावा ने कहा था, ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे लेकर फार्म। शट अप एंड इनफ इज इनफ। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। अब वो होगा जो मुझे ठीक लगेगा। तुमने जो करना था कर लिया। अब तक इसलिए खामोश थी कि बात इस घर की दो बेटियों की इज्जत से रुखसत होने की थी, जिसको तुमने पूरी कोशिश की बर्बाद करने की, और किसी हद तक कामयाब भी हो गए हो तुम। मगर तुम शायद भूल रहे हो कि हक इस्तेमाल करने में और बेबुनियाद धौंस में फर्क होता है। इस बच्ची को अपनी जिम्मेदारी पर रुखसत करवा कर लाई हूँ मैं, और इसके हक में रत्ती भर भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें जहां जाना है जाओ। इसका हाथ थामे गाड़ी से उतरते वो हल्क के बल चिल्लाई थी अरसम पर। हद खत्म हुई थी उनकी, अब बारी लगाम डालने की थी इस पर। अब तक वो सिर्फ फाहा और इशाल की वजह से ही तो खामोश थी, मगर अब उन्हें जोइशा के हक में भी जंग लड़नी थी। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं फुप्पो। आप जानती हैं मैं बिला वजह किसी का नुकसान नहीं करता। चोट मुझे पहुंची है तो मैं भी इन सबको चोट पहुंचाऊंगा। वो भी इनके पीछे कदम कदम चलता घर के अंदर दाखिल हुआ था। किस चोट की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारी जहनियत पर शबा हो रहा है। लाओ दिखाओ सबूत जो इसके बाप को कातिल साबित कर रहे हैं। सुधर जाओ और असल तहकीक के बाद पंजे झाड़ कर खड़े हो असल कातिल के खिलाफ। होश के नाखून लो वरना सब कुछ खो दोगे। अपने गुस्से पर काबू पाते वो गुर्राई थी उस पर। रिलैक्स मामा और अरसम, प्लीज स्टॉप इट यार। अभी इन सब बातों को छोड़ो। जोइशा की हालत देखो, मरी हुई को मजीद क्यों मार रहे हो? प्लीज हालात के नज़ाकत को समझो। जाओ इसे लेकर रूम में। इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। इहाब ने अपने तय मामला निपटाने की कोशिश की थी। मैं नहीं जाऊंगी इहाब भाई, प्लीज। फुप्पो मुझे आपके साथ रहना है। वो जो कब से डरी सहमी बातें सुन रही थी उनकी। बोनिया को गोद में उठाए रोते हुए इहाब की बात सुनकर तो जैसे लरज ही उठी थी। एक साथ एक रूम में वो भी अरसम सुल्तान चौधरी के साथ। सोचकर ही सांस खुश्क हुए थे उसके। तब ही उसका कांपता हाथ को बोनिया ने भी महसूस किया था और उसके गाल के साथ अपना सर रब किया था, जिसे हौसला दे रही हो कि तुम क्यों रो रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम मेरे साथ रहोगी आज के बाद जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। मिसेस रंधावा ने भी हामी भरी थी। वॉट? मेरी बीवी है वो। मैं देखता हूँ कौन मना करता है इसको मेरे साथ रूम में जाने से। वो फुंकारा था जोइशा का डरा मुंह देखकर और मिसेस रंधावा की बात सुनकर। जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें कि वो बीवी है तुम्हारी? उन्होंने तंज का तीर फेंका था। जल्द या बदेर मेरी बीवी है और मैं इसके साथ जैसा मर्जी सलूक रखूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो टुक लहजे में कहता जोइशा की कलाई पकड़कर उसे तकरीबा खींचता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ा था वो। यहाँ प्लीज रोको इसे, इस बच्ची की जान। मामा प्लीज बस कर दें आप भी। कुछ नहीं होगा, मैं समझा दूंगा इसे। इतना तो आप भी जानती हैं कि वो बिला वजह किसी कमजोर पर जुल्म नहीं करता। वो बस उसे डरा रहा है, डरा डरा कर ही उसे कमजोर कर रहा है, और वो भी वैसा ही एक्ट कर रही है जैसा वो चाहता है। बजाय इनको अलग अलग रूम्स की सलाह देने की, जोइशा को समझाएं कि मजबूत बने एंड ईंट का जवाब पत्थर से दे। इसे एहसास दिलाए कि वो कोई कमजोर मसली हुई चूंटी नहीं है जिससे वो उसकी तरह बिहेव करेगा। उसे बताएं कि जब तक वो खुद डट कर सामने खड़ी नहीं होगी अपने हक के लिए, तब तक वो ऐसे ही दबाता रहेगा उसे। प्लीज कोऑपरेट करें। चीज़ों को अब हमें बड़े आराम से लेकर चलना होगा। ये सब ऐसे ही ठीक नहीं होगा, बहुत वक्त लगेगा इस सब के लिए। पानी का ग्लास मिसेस रंधावा की तरफ बढ़ाते उनको तसल्ली देते सोफे पर बैठते हुए कहा था उसने। तुम्हें लगता है वो इतनी जल्दी स्ट्रांग हो पाएगी
जिस के नाम से डरती है उसके सामने डट कर खड़ी हो पाएगी। उन्होंने कमज़ोर लहजे में कहा था, नहीं हो पाएगी तो होना होगा। उसे कब तक ये सब चलेगा और इस सब के साथ वो कब तक ज़िंदगी गुजारेगी। मैं अरसम को कुछ टाइम के लिए नीचे लॉन में लेकर जा रहा हूँ, कुछ बात करनी है उससे। आप जाएं और उसे समझाएं। बिलीव मी मामा, ये अब हमने नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक वो खुद को मजबूत नहीं कर पाएगी तब तक वो अपने बाप के खिलाफ उठाए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। यह ने गहरा सांस खींचते हुए कहा था। मैं कोशिश करती हूँ बेटा, उन्होंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा था। थैंक यू मामा। फाहा की तरफ से बहुत धड़का लगा हुआ है, उसने परेशान लहजे में कहा था। तसल्ली रखो इहाब, वो जिस साय की शफकत में गई है ना, उसे वो आज भी नहीं आने देंगी। मैं मुतमईन हूँ उसकी तरफ से। रही बात हाशिम की, तो इस वक्त हालात जैसे थे वो भी इन हालात का सताया हुआ है। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी जान परेशान मत हो, फाहा इंशाअल्लाह ठीक होगी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते उन्होंने तसल्ली दी थी। मैं अरसन से बात कर लूँ, आप जोइशा को देखें ज़रा और उसे कुछ खिला पिला दें। पता नहीं सुबह से उसे सारे हंगामे में कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। उन्हें ताकीद करता वो मोबाइल कान के साथ लगाए बाहर की तरफ बढ़ा था और मिसेस रंधावा भी उठी थी जोइशा की तरफ जाने के लिए। हेलो ब्यूटीफुल कपल, वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही चिल्लाती हुई अरहाम और इशाल तक पहुंची थी। ओए, तुम दोनों यहाँ घर क्यों नहीं गई? क्यों मेरी वेडिंग नाइट का कबाड़ करने आ गई हो? अरहाम ने सरप्राइज्ड होते उन दोनों को देखते हुए कहा था। देखें आंटी, कितना बदतमीज़ है ये। एक तो हम इसको विश करने आए हैं, ऊपर से इसका बिहेवियर देखें। वेल, एक बात तो कंफर्म है अरहाम, तुमसे पैसे लिए बगैर मैं तुम्हें रूम में जाने नहीं दूंगी। जाओ जैनब, इशाल को रूम में छोड़ कर आओ और तुम इधर अपनी जेब ढीली करो। उसने बड़ी महारत से कमाल एक्टिंग करते मुस्कुराते हुए सिचुएशन संभालते हुए कहा था। अरे क्यों, मेरी बीवी है, मैं खुद लेकर जाऊंगा इसे रूम में। तुम लोग ज्यादा दादी अम्मा ना बनो। मामा मना करें इन दोनों को, उसने माँ की तरफ मदद तलब नज़रों से देखते हुए कहा था। ना भाई, ये तुम दोस्तों का आपसी मसला है। वैसे कह तो हमना ठीक ही रही है, छोड़ना मत हमना इसे। अच्छी खासी रकम वसूल करो। और जैनब, चंदा, तुम ईशू को रूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। जब तक तुम लोगों की मामलात सेट नहीं होते रेस्ट करके कर लेगी तब तक। और हम भी चले आ जाए तारिक साहब। इशाल के सर पर प्यार देते उन्होंने जैनब से कहा था और वो मुस्कुराती हुई उसका हाथ थामे अरहाम के कमरे की तरफ बढ़ी थी उसे लेकर। ओ हेलो, कहाँ? मैं यहाँ हूँ। पहले पैसे फिर दुल्हन के रूम में एंट्री मिलेगी। अरहाम को भी अपनी जगह से उठता देख हमना ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे रोका था। मुझे नहीं पता था तुम जंगली बिल्लियां मेरे पीछे ही पड़ जाओगी। बोलो कितने चाहिए? उसने मुंह पर बेजारियत सजाते जल्दी जल्दी में कहा था, जैसे अब उसका यहाँ रुकना बेमायनी हो और जल्द से जल्द वो ईशू के पास जाना चाहता हो। उसके चेहरे पर खुशी का रंग वाजी था। बहुत खुश हो अरहाम? हमना उसके चेहरे पर उमड़ती रौनक देखते धीमे लहजे में पूछ बैठी थी। हाँ, बहुत खुश हूँ, इतना कि शायद लफ्ज़ों में ना बयां कर सकूँ। इतना खुश हूँ कि जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिली हो। हमना, आज ईशू के साथ ने इस घर में इसकी मौजूदगी ने मुझे जावदान कर दिया है। मेरी मोहब्बत, मेरी धड़कन मेरे साथ है, सुकून है, इत्मीनान है और हर नज़ारा रोशन है। उसने एक ट्रांस की कैफियत में कहा था। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ना मिलती तो कैसा महसूस करते इस वक्त तुम? उसने बेबस होते हुए पूछा था, जबकि आंखों में आंसू लहरा रहे थे। ये एहसास ही सुहाने रूह था कि काश वो ये सब उसके लिए बोल पाता। नहीं, ऐसा कभी न होता। मेरी मोहब्बत इबादत थी और इबादतों के शमरे हर हालत में मिलते हैं। शुक्रगुजार लहजे में कहा था उसने। खैर, तुम बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? ये क्रेडिट कार्ड रख लो, जो चाहिए दोनों खरीद लेना। उसने पॉकेट में से कार्ड निकालते हुए कहा था। नहीं, ये नहीं चाहिए। तुम हम सबको एक वर्ल्ड बेस्ट हाइकिंग प्लेस पर लेकर जाओगे,
وہ بھی परसों। कब, कैसे, सबको मनाना है, कैसे लेकर जाना है, ये तुम्हारा मसला है। बोलो मंजूर है या नहीं। उसने अपना हाथ उसके सामने फैलाया था। मंजूर। अब मैं जाऊं? अरहाम ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था और उससे ओके का सिग्नल मिलते ही उसने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए थे। आंटी मुझे लगता है कि सोने चली गई हैं। रूम लॉक मत करना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। उसने पीछे से ऊंची आवाज में कहा था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ड्राइवर को कॉल कर दूंगा, रात बहुत हो गई है। अब तुम लोग भी घर जाओ, या फिर यहीं रहना है तो रुक जाओ। उसने मुड़े बगैर कहा था। बेस्ट ऑफ लक। उसके रूम से निकलती ज़ैनब ने हंसते हुए उसे तंबी आपस थम्स अप का इशारा देते हुए कहा था और साइड से निकली थी। पागल दोनों की दोनों। अरहान ने हंसते हुए कहा था और दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ था। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? हमना तक पहुंचते उसने पूछा था। मेरे बैग में वो पॉइजन नहीं है ज़ैनब। उसने दोबारा से बैग की तलाशी लेते हुए कहा था। वोट, क्या तुमने कहीं गिरा तो नहीं दिया? दिल ही दिल में खुश होते हुए उसने भी मसनूई परेशानी चेहरे पर सजाते हुए पूछा था। नहीं नहीं, जब मैंने लास्ट टाइम बैग खोला था तो इसमें ही था। कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया, किसी ने जानबूझकर तो नहीं गिरा दिया? उसने अकताहट भरे लहजे में परेशान होते हुए कहा था। अच्छा अभी चलो यहाँ से। क्या हुआ, कब, कैसे, गाड़ी में चल कर बात करते हैं। अभी यहाँ खड़े होकर ये बात करना मुनासिब नहीं है, चलो। ज़ैनब उसका हाथ थामे उसे गाड़ी में ले आई थी। बैठो, मेरा बैग अंदर ही है, मैं लेकर आती हूँ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठाते हुए कहा था, जिसका चेहरा बकौल के गम होने की वजह से गुस्से की तमतमाहट से लाल हो रहा था। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब मुझे वो बोतल अपने बैग से निकाल कर यहीं कहीं फेंक देनी चाहिए ताकि हमना को शक न हो कि उसके बैग से बोतल चुराकर मैंने अपने बैग में रखी थी। उसने तेजी से कदम बढ़ाते सोचा था और फिर सोफे पर पड़ा अपना बैग उठाया था। जल्दी से यहाँ वहाँ देखती, बैग की जिप खोली थी और बोतल ढूंढनी चाहिए थी, मगर वो पॉइजन की बोतल उसके बैग में नहीं थी। अच्छी तरह बोतल देखकर ढूंढकर वो अब खुद भी परेशान हो रही थी कि अगर बोतल उसके बैग में भी नहीं है तो गई कहाँ। अब उसे भी अच्छी खासी परेशानी लग गई थी। इसी सोच में वो अपने बैग थामे गाड़ी तक पहुंची थी और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। सब मेरी गलती है, मुझे इस बोतल को अपने हाथ में ही रखना चाहिए था। सारा का सारा प्लान बर्बाद हो गया। उसे इशाल की किस्मत क्यों इतनी अच्छी है, हर दफ़ा ये बच जाती है, हर दफ़ा। गाड़ी के शीशे पर हाथ मारते अपना गुस्सा उतारते चिल्ला चिल्ला रही थी हमना। मैंने तुमसे कहा था मुझे पकड़ा दो, और गलती भी तो हमारी ही है। हमें पहले ही 2 बोतल्स का अरेंज करना चाहिए था। अगर एक गुम हो जाए तो दूसरी तो हमारे पास हो। उसने खोए खोए लहजे में कहा था, जबकि उसकी बात से अंदर से वो भी डर रही थी कि बोतल किसके हाथ लगी होगी। मुझे अब्दाल की तरफ उतार दो, मुझे उससे कुछ डिस्कस करना है। ज़ैनब की बात को इग्नोर करते उसने अपनी कनपटी सहलाते हुए कहा था। इस टाइम नहीं, सुबह चली जाना। अब जो भी हल निकालना है सुबह निकाल लेना। ज़ैनब ने सजेशंस दी थी। प्लीज़ ज़ैनब, लेक्चर नहीं चाहिए। बोला ना, ड्रॉप कर दो, मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अब गाड़ी तेज़ चलाओ, चीख कर कहा था उसने, जिस पर जवाबा वो सिर्फ नफ़ी में सर हिला गई थी। नेक्स्ट सीन। ज़ैनब उसे बैठाकर जा चुकी थी। वो नर्वस थी, बेहद नर्वस। इतने सब बिखरे हुए हालात में भी वो बखैर व आफियत पहुंच चुकी थी अपने ससुराल में, अपने कमरे में। तो ये शायद उसके रब का कोई ख़ास करम था जो उस रिश्ते पर था, वरना तो खुद उसने भी कोई कसर नहीं उठाई थी इस सब को ख़त्म करने के लिए। बेड पर दोनों पाँव नीचे लटकाकर बैठी वो इस वक्त अपने लिए कम और ज़ोइशा और फाहा के लिए ज़्यादा सोच रही थी कि पता नहीं क्या बनेगा इन दोनों का, इन दोनों की लाइफ कैसे सेटल होगी। रुखसती के वक्त उसके बहुत बार पूछने पर सवेरा रंधावा ने बस उसे इतना बताया था कि हाशिम को सब कुछ पता चल गया है।
کہ ارسم اس کے باپ کو اپنے باپ کا قاتل سمجھتا ہے، اس کے آگے وہ چاہ کر بھی نہیں سن پائی تھی۔ کیا ہاشم اور فاحہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوگا، یا پھر زوئشہ اور ارسم؟ اس نے گھبراہٹ سے سوچا تھا۔ خود ابھی بھی وہ اپنی زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اگر پیچھے دیکھتی ہے مڑ کر تو چاہ کر بھی اپنے حام کو اپنی زندگی، اپنی سانسیں نہیں سونپ سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں آنا، اس کے کمرے میں آنا اور پھر اس سے الگ رہنا، اسے پتا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کی محبت تھی، مگر اس کو محبت کے ساتھ ساتھ جو رسوائیاں ملی تھی، وہ ان رسوائیوں کا بوجھ اور بے اعتباری کا بوجھ کیسے برداشت کرے گی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی مجھے دونوں راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے اور حام کے رشتے میں سے اس رومان کی پھانس نکال کر پھینکنی ہے، اور پھر اپنی خود سپردگی حام کو کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ سب نہیں کروں گی۔ اس نے سوچتے ہوئے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا۔ کدھر گم ہو؟ وہ ابھی اپنے دماغ کی گہری سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب دروازہ بند کرتا دبے قدموں اندر آیا تھا، اور پھر اس کے سامنے آتے چٹکی بجاتے کہا تھا، کہاں؟ کہیں نہیں، وہ زینب، سب چلے گئے ہیں۔ اس وقت بس اپنی بات کرو، ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے سامنے آتے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، وہ بس تھکاوٹ ہے شاید، میں ٹھیک ہوں بس۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچتے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچنا، اس کا انکمفرٹیبل ہونا محسوس کر چکا تھا۔ تم خوش ہو؟ اس سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا تھا۔ کمرے میں مدھم جلتی بلو اور وائٹ لائٹس میں گھلتی کینڈل لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر چمک چمک کر پڑ رہی تھی، جو اس کے چہرے کے نقوش کو اور دل فریب کر رہی تھی، اور اس پر ستم، نازک گلاب جیسی پنکھڑیوں پر لال رنگ کی لالی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی گہری نظروں کی تپش سے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا تھا اس نے، مگر میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ اپنے جیسا مجھے بھی کر دو، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے کہا تھا اس نے، کہ وہ جس طرح بیٹھی تھی اس کی ایک جھٹکے سے ہی اس کی بازوؤں کی طرف جھولتی اس کے حلقے میں آ سمائی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب اس کے چہرہ تھا، ایک انگلی کا فرق بھی نہیں تھا۔ اوپر سے اس کی معنی خیز نظر اور جذبے لٹاتی سانسوں کی تپش جو اس کے رخساروں اور لبوں پر کسی جھلستی ہوا کی مانند پڑ رہی تھی۔ آج نہیں ایشو، پلیز۔ آج کوئی غریز، کوئی بے اعتباری، کوئی دلیل نہیں۔ آج میں، تم اور میرا عشق۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ماتھے پر چمکتے مانگ ٹیکے پر لب رکھے تھے۔ اس کے لمس سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ پتہ ہے ایشو، جب پہلی بار تم سے ملا تھا تو دل نے شدت سے پکارا تھا کہ اس چہرے پر دنیا ختم۔ اس نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے، اور اس کا پور پور اس کی آواز کی سماعت بنا روح میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ ٹائم۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر، جان لیوا قربت پر کانپتے لفظوں سے بس اتنا ہی بول پائی تھی وہ۔ ہاں، میری بات تو سنو ایشو، اب اگر کچھ فضول بکواس کی تو آئی سویئر آج کی رات آخری رات ہوگی۔ جو بھی کھناس بھرا ہوا ہے نا دماغ میں، اسے فی الحال مجھ سے اور میری خوشیوں سے دور رکھو۔ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ آج تمہارے اور میرے درمیان آنے والی ہر خلش کو گرا سکتا ہوں میں، سخت لہجے میں کہا تھا اس نے۔ جانتی تھی، چاہ کر بھی وہ اس محبت پر اس کے حق پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ محبت تو وہ بھی اس سے کرتی تھی، پھر یہ دوری تو اسے بھی منظور نہیں تھی، اور پھر اس کی اس چند لمحوں کی قربت نے اس کو بھگا دیا تھا۔ ان کمزور لمحوں کی بارش میں جب ہی ماتھے پر چند ننھی ننھی بوندیں اپنی پوری آفتاب سے اس کے ساتھ چمکنے لگی تھیں۔ ہاں، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ایک بار پھر وہ اس پر جھکا تھا اور اس پر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا تھا۔
محبت کو محبت مل گئی تھی تو کمزور غلط فہمیاں دوریاں چاہ کر بھی دو دلوں کی دوری کا باعث نہیں بن سکی تھی۔ اور پھر امر محبت کی منزل نے دونوں کو جھکا کر امر کر دیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ دل کر رہا تھا دہاڑے مار مار کے روئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ اپنی دادی کے فیصلے سے انحراف وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ان حالات میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا۔ جس سے محبت کی اس نے دوچ دیا۔ اسے یاد آیا کہ کل جب مہندی کے فنکشن میں اس نے 1000 بار پوچھا فہد سے کہ ڈونا کیوں نہیں آیا، تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ اس کی ماما کافی ٹائم بعد آئی ہیں اور وہ بزی ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ تم پریشان ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا، تب اس نے یہی جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب؟ اگر تم کل مجھے بتا دیتی تو میں آج اپنی بہن کو بچا لیتا۔ اس معصوم کی زندگی، اس کی خوشیوں، وہ کیسے رہ پائے گی ارسن کے ساتھ؟ ہوا کہ جھونکے سے ڈر جانے والی اس کے قہر کا عتاب کا نشانہ کیسے بنے گی؟ وہ تو اس کی آواز سن کر ہی مر جائے گی۔ اس نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ۔ آئی ایم سوری ماما بابا، میں چاہ کر بھی اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، اور یہ سب کا سب دادو اور فاحہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دادو، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور ارسم اگر میری بہن کو کوچ تک بھی آئی، خروش تک بھی آئی نا، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا خون کر دوں گا۔ اس نے نم آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر جانا تھا۔ معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان کی سنگینی کے لیے گھر سے دور رہ کر وہ شاید زوئشا کو نہیں بچا سکتا تھا، اسی لیے اب جو بھی کرنا تھا وہ سب اسے ان سب کے درمیان رہ کر ہی کرنا تھا۔ ارسم سلطان چودھری، میرے باپ پر قتل کے الزام میں تمہیں میں نے جیل کی ہوا نہ کھلائی تو یاد رکھنا کہ تم نے کسی کے باپ کو کس کے باپ کو للکارا ہے، اور اس سے بھی بڑا سرپرائز تمہیں کل ملے گا، اور اس سرپرائز کے لیے ریڈی رہنا۔ ایسا وار کروں گا کہ جینا تو کیا مرنا بھی بھول جاؤ گے۔ نفرت سے کہا تھا اس نے۔ وہ اپنا لائحہ عمل تیار کر چکا تھا، اب بس اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ گاڑی گھر کی انٹرنس پر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے ایک نظر اس خان ہاؤس کو دیکھا تھا، جو رات کی تاریکی میں بھی پوری آب و تاب سے کھڑا اپنی ہر اینٹ کی مضبوطی کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر پر نظر دوڑاتے اس کی نظر کھڑکی میں کھڑی مسز دوراپ کی طرف گئی تھی، جو شاید اس کی گاڑی کا ہارن سن کر اسے دیکھنے کے لیے وہاں آ گیا ہے، کھڑکی تک آئی تھی۔ ان سے نظر ملاتے ہی اس نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی، اس کی نفرت اور بے رخی محسوس کرتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ گھر آ گیا تھا، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ جانتی تھی کہ وہ گھر ضرور آئے گا، کیونکہ وہ جتنا مرضی غصے میں ہو، ان کے خلاف ہو، مگر ان کو کسی صورت کسی کے بھی رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی بات کی تو دھراس تھی انہیں۔ شکر کا کلمہ پڑھتی وہ اب سکون سے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا تو پورا خان ہاؤس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، نوک گھما کر دروازہ کھولا تھا، اور دروازہ کھولتے ہی پھولوں کی خوشبو نے اسے اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ پھر کمرے میں جگمگاتی موم بتیوں کی روشنی، ایک پل کے لیے اسے یاد آیا تھا کہ کتنی خوشی سے اس نے اس روم کو ڈیکوریٹ کروانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ گلاب اور موتیوں کی خوشبو اسے شروع سے ہی بہت پسند تھی، اور ان کی پتیوں سے اس نے کمرے کی سجاوٹ کا کہا تھا۔ وہ اپنے دھیان دھیرے سے قدم رکھتا سوچوں میں ڈوبا اندر آیا تھا کہ اچانک چوڑیوں کی مدھم کھنکتی آواز نے اس کی سماعت کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ آواز کی سمت میں نظر دوڑائیں تو پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ سرخ اور سبز رنگ کے امتزاج کمبینیشن کے لہنگے میں وہ آڑی ترچھی
लेटी हुई थी। कुछ लाल और सब्ज रंग की चूड़ियां बेड पर टूटी बिखरी पड़ी थी और कुछ कलाइयों में अभी भी मौजूद थीं। वो उसके शहर में खोया उसकी तरफ बढ़ा था। लहंगे का भारी भरकम दुपट्टा आधा बेड से नीचे झूल रहा था और आधा उसके पेट पे धरा था। कानों के झुमके जमीन पर पड़े अपनी नाकदरी पर नाला थे, जबकि एक हाथ की मुट्ठी में नेकलेस था। मिटा मिटा सा मेकअप, होठों के इर्द गिर्द लगी खराब लिपस्टिक, सूजी आंखों के पपोटे और चेहरे पर बने आंसू के निशान इस बात का सबूत थे कि वो जाने कितनी देर रोते खुद को बेहाल करके सो गई थी। वो चलता चलता उसके करीब बैठ गया था। सामान हश्र बनी, आड़ी तिरछी लेटी वो उसकी सांस लर्जा रही थी और धड़कने धड़का रही थी। वो हमेशा से ही ऐसी थी नहीं, वो उसे हमेशा से हर हाल में ऐसी ही अच्छी लगती थी। वाह! उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आई चंद आवारा लटों को कान के पीछे उड़सते पुकारा था। उसे ज़ेर लब इतनी मध्यम आवाज में कि वो खुद भी अपनी आवाज नहीं सुन पाया था। वो करीब थी, उसके पास थी, उसके लिए बेहद पास। उसके रूम में उसकी मलकियत थी, उसकी सांसों पर भी उसका हक था। उसने झुककर उसके नाक के टॉप पर बने छोटे से तिल पर लब रखे थे। उसकी झुलसती सांसों की तपिश नाक पर महसूस होते और फिर उसके नरम गर्म लम्स पर वो कसमसाई थी। धीरे से आंखें खोली थी, वो पीछे हुआ था। हाय, उसने ज़ेरे लब कहा था। उसको अपने बेहद करीब महसूस करके उसकी आंखों में तड़प की बजाय उसे धोखा नजर आया था। उसकी आवाज में भी उसे धोखा महसूस हुआ था जब ही उसकी गर्दन में हाथ डाला था। क्या कर रही हो यहाँ, मेरे रूम में? किसने इजाजत दी तुम्हें मेरे बिस्तर तक आने की? आंखों में अंगारे लिए उसकी गर्दन पर भरपूर जोर डालते चिल्लाया था वो उस पर, और उसे लगा था जैसे अभी के अभी उसकी गर्दन चटक जाएगी। दादू लेकर आई थी, उन्होंने ही भेजा है यहाँ। बड़ी मुश्किल से आंसू पीते उसकी आंखों में नफरत देखते बोल पाई थी। उठो और निकलो यहाँ से। दोबारा मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी ना करना। अगर इसी तरह गर्दन पकड़े उसने झटके से उसे उठाया था और खड़ा किया था। हाय प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? उसने अपनी गर्दन छुड़ाते अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। गुड क्वेश्चन। पागल समझती हो ना तुम मुझे, और तुम्हारा भाई भी। एक बात याद रखना, कबूतर की तरह आंखें बंद करने वालों में से नहीं हूं मैं। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वो हश्र करूंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि धोखा देने वालों को माफी मेरी अदालत में नहीं मिलती। निकलो यहां से। जिस के साथ आई हो वहीं रहो। उसके रूम में जाकर बाजू से पकड़कर खींचते हुए दरवाजे के पास लाते हुए कहा था उसने। छोड़े मुझे, नहीं जाऊंगी मैं। निकाह आपसे हुआ है ना, शोहर आप हैं ना मेरे, तो किसी और के रूम में जाकर नहीं रहूंगी मैं। हाशिम वलीद खान, जो करना है कर लें, मगर यहां से एक इंच भी नहीं हिलने वाली मैं। उसके हाथ पर दांत गाड़ते अपना आप छुड़ाते वो जाकर बेड पर बैठ गई थी। रोते हुए वो अपना आप कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसे नहीं जाना था उसके रूम से कमजोर बनकर। उसकी माँ उसकी मानकर अगर वो चली जाती तो फिर कभी इन तलखियों को ठीक नहीं कर पाती। यूं जंगली, तुमने मेरा हाथ काट डाला। उसने अपने हाथ पर उसके दांत के निशान देखते चिल्लाते हुए कहा। इंसानों की जबान आपको भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए जंगली बनना पड़ा। नेक्स्ट टाइम मुझे मेरे रूम से निकालने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अपने हैंड कैरी से जल्दी जल्दी में सूट निकालती उंगली उठा के चिल्लाकर वार्न करते कहा था उसने। तुम्हें तो मैं उससे पहले कि वो कुछ मजीद कहता और उस तक पहुंचता, वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती वॉशरूम में बंद हुई थी। आउच! मुंह पर दरवाजा लगते वो दर्द से कर्राह कर पीछे होता अपनी नाक मलने लगा था। तुम फाहा हाशिम वलीद खान, क्या समझती हो इन कमजोर बाजुओं से तुम मुझे अपने आप से बचा लोगी? बाहर निकलो, एक बार वो हश्र करूंगा कि याद रखोगी। अजीब बिगड़े हुए साइको,
बहन भाई हैं। दोनों मुंह में बड़बड़ाते हुए वो अलमारी से अपना नाइट ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ घुसा था। कुछ देर बाद चेंज करके वो बाहर निकली थी। चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी, बाल खुले हुए कमर पर थे और चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। वो सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगाए उसका धुआं अपने अंदर उतारते उसे कहर बरसाती नजरों से देख रहा था। वो चुपचाप अपने ब्राइडल जोड़े को हैंगर में हैंग करती उसे एक नजर देखे बगैर अपना काम कर रही थी। जोड़ा हैंग करके दुपट्टे की तह लगाकर उसने उसे भी हैंगर में रखकर हैंग किया था। बेड से टूटी चूड़ियों के टुकड़े उठाकर अपनी ज्वेलरी समेटकर ड्रेसिंग पर रखी थी। वो बड़े इन्हमाक से उसकी कलाइयों में खनकती चूड़ियों को और उसकी अपने रूम में मौजूदगी अपीयरेंस को महसूस कर रहा था, मगर वो उसकी नजरों की खुद पर तपिश महसूस करती, अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखती आईने के सामने खड़ी होती बालों को ब्रश करने लगी थी। तो तुम नहीं जाओगी यहाँ से? वो न जाने कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और कब उसकी सरगोशी उसे अपने कान में सुनाई दी थी कि हाथ में पकड़ा ब्रश लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। मैं यहाँ दादू के कहने से दूसरों की बातें बहुत मानती हो ना तुम? मोमिन ने कहा, निकाह कर लो। निकाह करने चल पड़ी। अरसन ने कहा, चलो मिलकर हाशिम और उसकी बहन को बर्बाद करते हैं। और तुम? ऐसा कुछ नहीं है हाई, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये सब। उसने इसकी बात काटी थी और तड़प कर कहा था, शट अप, जस्ट शट अप। बेवकूफ समझ रखा है क्या कि जैसे चाहोगी वैसे इस्तेमाल कर लोगी? उसको बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते फुंकारा था वो। कसम ले ले हाई, मैं भाई को समझा तो मतलब तुम जानती थी ये सब, बस मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई। और होती भी कैसे? बर्बाद जो करना था मुझे और मेरी मोहब्बत को। मगर फाहा सुल्तान चौधरी, दी ग्रेट FSC, इस सब में ना तुमने अपना और मुझसे जुड़े तुम्हारे इस जज्बे जैसी मोहब्बत कहते हैं का बड़ा नुकसान कर लिया है। उसने उसकी आंखों में देखते उसकी कमर में हाथ डाले, कमर पर उंगली से वेव्स बनाते कहा था कि वो उसकी सख्त और इतनी कुर्बत पर कर्राह के रह गई थी। हाय तुम जानती हो फाहा सुल्तान चौधरी, तुम इस कमरे में मौजूद होगी, मेरे पास तो होगी, मेरे बहुत पास, मगर मेरा जुनून नहीं होगी। उसने उसकी नाक के साथ नाक जोड़े उसके नाक के पास अपनी चंद सांसें छोड़ते कहा था कि वो लरस गई थी। उसकी आंखों में धुंध जमा होने लगी थी। नफरत सी मोहब्बत देखी है कभी? उसके कान की लो पर फूंक मारते उसकी पलकें लर्जा गया था वो। नहीं देखी होंगी। आज मैं बताता हूँ तुम्हें नफरत सी मोहब्बत कहते किसे हैं, मोहब्बत से नफरत का सफ़र क्या होता है, और ज़रूरी होने से ज़रूरत होने तक का सफ़र कैसा होता है। तुम ज़रूरी थी, मगर अब तुम्हारा जिस्म बस वक्ती ज़रूरत बनेगा। मेरे लिए एक सिगरेट का मसला हुआ वो टुकड़ा जो इस्तेमाल के बाद ना ज़रूरी होता है और ना ज़रूरत। बेवकूफ़ था मैं, पाँव के ज़रिए को माथे की मोती समझ बैठा। उसने उसकी गर्दन में मुंह छुपाते अपनी नाक रब करते हुए कहा था, और वो बेजान मूरत बनी उसके लफ्ज़ों से घायल होती दिल की दुनिया को बर्बादी का तमाशा देख रही थी। पता है, ये लम्स कीमती था, मगर अब मेरी ज़रूरत। बहुत परेशान हूँ, कुछ गुर्बत के लम्हात मिल सकते हैं क्या? मेरी परेशानी को अपने वजूद पर झेल सकती हो डियर वाइफ? उसके कान की लो को दांतों तले दबाते उसने उस पर अपनी नफरत के पहाड़ तोड़े थे और फिर कहका लगा के हंसा था। उसे मज़ा आ रहा था, दिल में फुहार पड़ रही थी, ठंडक पड़ रही थी उसकी तजलील करके शायद। छोड़ो हाशिम वलीद खान, अपनी परेशानी के हल और अपनी ज़रूरत के लिए किसी कोठे पर चले जाओ। मेरी मोहब्बत इतनी बेमोल नहीं कि तुम्हारी नफ़रत की भेंट चढ़ जाए। गिरा दिया तुमने आज खुद को मेरी नज़रों में। तुम में और अरसम भाई में कोई फ़र्क नहीं है। तुम दोनों जुनूनी हैवान हो। उससे दूर होती लरसते लबों से चिल्लाई थी वो, और वो उसके लफ्ज़ों पर आग
بگولا ہوتا اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی طرف کھینچا تھا، اس کے لرزتے لبوں پر جھکا تھا۔ ایک جنون تھا، ایک شدت تھی جو وہ ہر گزرتے لمحے میں اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی کہ سانس مدھم ہونے لگی تھی، قدم ڈگمگائے تھے، جان نکلتی محسوس ہوئی تھی کہ وہ ایسے ہی اسے اٹھائے آزادی دیے بغیر بیڈ پر گرا تھا اور پہلے سے زیادہ شدت پسندی دکھائی تھی۔ اس کی روح فنا ہوئی تھی، نازک جان لبوں پر آئی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسوں میں ہزار شکوے تھے، اس کی خود سے دور کرتے ہاتھ بھی بے جان ہو کر گر پڑے تھے۔ مدھم سسکیوں کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا، نازک پنکھڑیوں پر آخری وار کرتا پیچھے ہوا تھا اور خود سے دور دھکیلتے سائیڈ لیمپ کو نیچے گراتا کمرے سے باہر نکلتا اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ سوچا تھا اس نے کہ آج اسے اپنی شدت دکھا کر دو کوڑی کا کر دے، اس کے عمل کا رد عمل اسے سونپ دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پایا تھا، چاہ کر بھی نہیں روند پایا تھا اسے۔ اس کے لمس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں تحویل ہوتے اس کو خود میں ایک سرشاری سی محسوس ہوئی تھی۔ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھ کر گہرے سانس لیتے اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا اس نے۔ پھر اس کے جسم کی کپکپاہٹ اپنی شدت پسندی پر ہاتھ کا پنچ بنا کر کرسی پر مارا تھا، جبکہ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ گٹھری بنی بستر پر پڑی، منہ میں اپنے خون کا ذائقہ گھلتے اپنی سانسوں پر اس کی ظالم گرفت یاد کرتے اپنے آپ کو اپنی باہوں میں لیتے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ہیٹیو ہاشم ولید خان لڑکھڑاتے لہجے میں بجھے دل سے روتے ہوئے کہا تھا، کتنا ظالم تھا وہ، اور اس کی شدت ان لمحات کی تو کبھی چاہ بھی نہیں کی تھی اس نے۔ نیکسٹ سین۔ اپنا ڈرامہ بند کرو، باہر پھینکو اس بلی کو۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے سنا نا کہ تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکتے اس پر چلایا تھا وہ۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا فون رنگ ہوا تھا۔ ہاں ایہاب، بولو۔ اچھا آتا ہوں، ضروری ہے؟ اوکے، آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، کہتے اس نے روتی زوئشا پر نظر ڈالتے فون جیب میں رکھا تھا۔ تم سے تو میں آ کر بات کرتا ہوں، غصے سے کہتے کمرے کو باہر سے لوک کرتے وہ نکلا تھا اور لان کی طرف بڑھا تھا۔ بولو ایہاب۔ وہاں ایہاب کو کھڑے دیکھ کر اس نے اس تک پہنچتے عجلت میں پوچھا تھا۔ یہ مجھے زینب کے بیگ سے ملا تھا، اس نے پوائزن کی بوتل ارسم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ یہ تو آرسینک ہے، پوائزن۔ اس نے بوتل پکڑتے اس کو دیکھتے کہا تھا۔ وہی ہے۔ کسی گہری سوچ میں ڈوبتے اس نے تائید کی تھی۔ تم زینب کے بیگ کی تلاشی لے رہے تھے؟ اس نے کچھ بات سمجھتے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ جب میرے قریب سے گزری تو عجلت میں اس نے اس کو بیگ میں رکھا تھا، مگر یہ نیچے گر گئی تھی اور اسے لگا کہ اس نے بیگ میں رکھ لی ہے۔ مجھے لگا مجھے اسے آواز دے کر واپس دینی چاہیے، مگر جب میں نے اس کو پڑھا تو میں رک گیا۔ اس نے اس بوتل کو ساتھ کیوں رکھا ہے؟ کیا وہ خود کو مارنا چاہتی ہے یا کسی اور کو؟ میرا تب سے سوچ سوچ کے دماغ بند ہو رہا ہے۔ آگے ٹینشنز کم ہیں کہ یہ نئی مصیبت؟ ایہاب نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کیوں مارے گی خود کو؟ سوچو ذرا، کوئی جواز ہے اس کے پاس خود کو مارنے کا؟ اگر خود کو مارنے کے لیے رکھی ہوتی تو گھر پر رکھتی، ساتھ ساتھ لے کر نہ پھرتی۔ دوسری بات، اس سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ شاید کوئی اور ہے، اگلی کوئی اور مزید پلاننگ۔ ارسم نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کون سی پلاننگ؟ وہ کیوں؟ دیکھو ایہاب، مجھے لگتا ہے یہ سب اشال کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہمنا نے کیا ہے۔ یہ بات شاید تم نہیں جانتے، مگر وہ ارحام کو پسند کرتی ہے اور ابدال سے نکاح بھی جسٹ ڈرامہ ہے۔ یہ بات مجھے اس دن ہی سمجھ آ گئی تھی جب اس نے اپنے نکاح کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اور اس سب میں اس نے ابدال اور زینب کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ اس نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا تھا اسے۔ واٹ؟ یعنی جو ہمارے دوست ہیں وہی ہمارے دشمن ہیں؟ تو جب تم یہ بات جانتے تھے
तो तुमने उन्हें हम सब से दूर क्यों नहीं रखा? क्यों तुमने वेट इहाब, दुश्मन को खेलने देना दुश्मन को खुलकर खेलने देना चाहिए कि उसे लगे कि उसके सामने वाला उसकी हर बात से अनजान है। उस खुशफहमी में ही उसकी गर्दन पर ऐसा पंजा मारो कि वो एक ही वार में ढेर हो जाए। ना तो मैं इस मामले से गाफिल हूँ और ना ही मैं अपनी बहन और दोस्त को नुकसान पहुंचने दे सकता हूँ। बस कुछ दिन, फिर ऐसा वार करूंगा कि शर्मिंदगी से मर भी नहीं सकेंगी ये लोग। परेशान मत हो, वो दोनों ठीक हैं। मेरी कुछ टाइम पहले ही अरहाम से बात हुई थी। रेस्ट करो तुम भी और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। उसने उसका कंधा थपथपाते तसल्ली दी थी उसको। अरसम, एक बात कहनी है, उसने उसका हाथ पकड़ते कहा था। बोलो, उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। प्लीज अरसम। जोइशा को मैंने बहन कहा ही नहीं, मानता भी हूँ। देख, तुझे जो करना है कर, जितने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कर, मगर यार प्लीज कभी जोइशा को तकलीफ मत देना। वो बहुत मासूम है यार, तेरी आवाज़ से ही डर जाती है, तेरे तल्ख रवैये से तो उसके इहाब मुझे मेरे मामलात में क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं बेहतर जानता हूँ। एक कातिल की बेटी को फूलों के हार पहनाकर नहीं रख सकता मैं। उसके बाप का क्या तो मैं हर हाल में भुगतेगी। इसलिए तुम इस मामले से दूर रहो। चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। दो टुक सख्त लहजे में कहता हुआ रुका नहीं था। नेक्स्ट सीन। फुप्पो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले जाएं यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मिसेस रंधावा को कमरे में दाखिल होते देख वो उनके गले लगे फूट फूट के रो दी थी। ओके ओके रिलैक्स, रोना बंद करो, पहले यहाँ बैठो मेरे पास आकर। उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए रिलैक्स करते कहा था। देखो जोशी, मैं नहीं लेकर जा सकती तुम्हें यहाँ से, और फिर कब तक? अब वो तुम्हारा शोहर है बेटा, तुम्हें हंसना बोलना जीना उसके साथ ही है, मगर इस सब के साथ तुम्हें स्ट्रोंग भी बनना है। मेरी जान, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पापा क्या एक कातिल हो सकते हैं? उन्होंने प्यार से समझाते हुए पूछा। नहीं, मेरे पापा कातिल नहीं हैं, वो तो खुद कत्ल। तो बस फिर मेरी जान, ये जंग तुम्हें अपने सबसे पहले हीरो और किंग के लिए लड़नी है, जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में आई, और वो हैं तुम्हारे पापा। बेटा, तुम चाहो तो अपने पापा पर लगे हर इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकती हो। सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता ये, उन्होंने मजबूत लहजे में कहा था। मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? उसने सवालिया नजरों से पूछा था। स्ट्रोंग बनकर देखो जोइशा, डर कर छिप जाना किसी मसले का हल नहीं है। अरसम गलत कर रहा है, ये हम सब जानते हैं, और उसकी गलती को पॉइंट आउट हम सब में से तुम ही कर सकती हो, अपने प्यार से। देखो जोइशा, उसको प्यार से समझाओ कि वो गलती पर है, उसको नरमी से मोल्ड करो, उसको उसकी गलती का एहसास प्यार से दिलाओ, ना कि डर कर दूर भाग कर। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था, समझाया था। मगर फुप्पो, वो हर्ट करते हैं मुझे, गुस्सा होते हैं, मुझे डर लगता है उनसे, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। उसने मदद तलब नज़रों से देखते हुए कहा था। पता है जोइशा, तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो, और जो लोग स्ट्रोंग होते हैं अल्लाह उन्हें ही आजमाइश में डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्ट्रोंग लोग अपनी आजमाइश से फाइट करके अपना रास्ता बना लेंगे। और तुम भी स्ट्रोंग हो। देखो, वो हर्ट करता है तो तुम भी उसे हर्ट करो, बजाय डरने के वो प्यार करे, तुम भी करो। जैसा एक्शन हो वैसा ही रिएक्शन दो। डू ब्रेवली, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना, एंड बी ब्रेव। चेंज करो और लेट जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके सर को थपकते अपने तय उसे समझाते वो कमरे से जा चुकी थी। ठीक है बोनिया, अब जैसे फुप्पो कहेंगी वैसा ही होगा। अब हमें सम से बिल्कुल नहीं डरना। वो गुस्सा करेंगे तो मैं भी गुस्सा करूँगी, वो प्यार करेंगे तो मैं भी प्यार करूँगी, वो हर्ट करेंगे तो मैं भी हर्ट करूँगी। तुमने सुना फुप्पो ने क्या क्या कहा? वो जैसा एक्शन करेंगे हमें भी वैसा ही रिएक्शन करना है, उसने बोनिया को हक करते हुए खुद को तसल्ली देते हुए कहा था।
तुम बेड पर लेट जाओ जाकर, मैं ज्वेलरी उतार कर चेंज कर लूँ। उसने बोनिया के गाल पर किस करते कहा था और वो एक ही जस्त में बेड पर चढ़कर लेट गई थी। अभी उसने ज्वेलरी उतार कर रखी थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला था। ये क्या कर रही है मेरे बिस्तर पर? उतारो नीचे इसे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। अरसम ने अंदर दाखिल होते ही बोनिया को बेड पर लेटे देखते जोरदार आवाज में कहा था और फिर टेबल पर पड़े वास पर हाथ रखा था कि जोइशा बोल उठी और साथ ही वार भी कर गई थी। खबरदार सिम, अगर आपने ये वास बोनिया को मारा तो इससे पहले मैं आपको मार दूंगी। ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम की बोतल मिनट से पहले उठाकर उसने वार किया था, जिसका निशाना पूरी तेजी से ठिक करता अरसम के माथे पर लगा था और वो माथे पर हाथ रखे दर्द बर्दाश्त करता वहीं पर बैठ गया था। पुप्पो पुप्पो ने कहा था हर एक्शन का वैसा ही रिएक्शन करना है, मगर उन्होंने वाज पकड़ा था, मारा नहीं था। उसने अरसम को दर्द से बिलबिलाते माथा पकड़ते देखकर डरते डरते सोचा था, व्हाट दी हेल, दिमाग सेट है तुम्हारा? यू ब्लडी गर्ल, अपना माथा मसलते वो दर्द से बिलबिलाता चिल्लाया था उस पर। सॉरी सिम, वो मुझे लगा आप ये वाज बोनिया को मारने लगे हैं। मैंने एक्शन का रिएक्शन किया, मगर आपने तो एक्शन किया ही नहीं। फिर मैंने रिएक्शन क्यों किया? आई मीन, मुझे अपना रिएक्शन वापस लेना है। आप मुझे मेरा रिएक्शन वापस दे दें। उंगलियों को मरोड़ते उसने लड़खड़ाते लहजे में सामने गुस्से से सेकपा होते अरसम की तरफ देखते हुए कहा था, व्हाट, क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? उसकी समझ में सिरे से ही नहीं आया था कि वो क्या कह रही है। आप सम प्लीज गुस्सा ना हो, मैं बोनिया का सर मसल देती हूँ। आई मीन, मेरा मतलब मैं आप बोनिया का सर मसल नहीं, मतलब मैं आपका सर मसल देती हूँ। घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कह रही है और अरसम का दिल चाह रहा था इसका बिन मतलब की फिजूल गुफ्तगू सुनकर उसका सर फाड़ दे। ठीक हो जाएगा। आप प्लीज रोना मत, वरना मैं चुप कैसे करवाऊंगी आपको। मुझे तो चुप करवाना भी। शट अप, एक लफ्ज और नहीं, हटो सामने से। उसको अपना सर मसलते देख और उसकी रोने वाली बात सुनकर वो उसका हाथ झटकता उठा था और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था जाकर, और ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि माथे के सेंटर वाली जगह अब अच्छी खासी सूज चुकी थी और नील का निशान बन गया था। ये क्या किया तुमने? उसको झटके से खींचकर अपने सामने खड़ा करते अपनी चोट की तरफ इशारा करते कहा था उसने कि वो लड़खड़ाती हुई गिरते गिरते बची थी। मैंने नहीं किया, खुद ही हुआ। खुद हवा में बोतल उड़ी और लग गई। डरते डरते आंखें बंद करते कांपते हुए कहा था उसने, अच्छा, मेरे कमरे में जिन्नात का बसेरा है ना? या कोई स्प्रे पाउडर जो खुद ब खुद हवा में चीजें उड़ने लगी हैं। उसको दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा था उसने, आप किसी जन्नात से कम हैं क्या? आपके होते हुए जन्नात की इतनी जरूरत कि वो कहते कहते उसके चेहरे के तासुर देखते वो अपना अगला लफ्ज का गला घोट गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, गलती से खुद ही लफ्ज मुंह से निकल गए। मैं आइंदा नहीं बोलूंगी ऐसे, मुझे जाना है। उसने बाजू छुड़वाते हुए जल्दी जल्दी में कहा था। चुप, एकदम चुप। तुम्हें मैं जिन नजर आता हूँ? आँख खोलो अपनी। उसको कांपता डरता देख अचानक से नर्म पड़ा था वो। लब उसके कबूतर की तरह जोर से आंखें मींच लेने पर बेसाख्ता मुस्कुराए थे। रेड लॉन्ग शर्ट और शरारे में दुपट्टे के बगैर खड़ी छोटी सी नाजुक सी लड़की, जिसके चेहरे पर खौफ के तासुरात और नेचुरल लाइट मेकअप में चमकती छोटी सी नाक पर नोजपिन उसकी हार्ट बीट दीवानगी की हद तक मिस कर गई थी। नहीं,
آپ جن نہیں ہیں، بونیا کی قسم میرے منہ سے نکل گیا۔ اس نے بیڈ پر مزے سے بیٹھی آنکھ پٹ پٹاتی بونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا ہوں میں؟ اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے بے وجہ ہی اس کے کان کے پاس اپنی انگلی گھماتے اس کے قریب ہوتے کہا تھا، سم ہیں آپ۔ اس کے کلون کی خوشبو اس کی گدگداتی انگلی کے کان پر لمس محسوس کرتے اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف کھینچتے کہا تھا، کون سی سم؟ اپنے نام کی دھجیاں اڑانے پر غصے سے ماتھے پر بل آئے تھے، مگر اس کی حالت پر محظوظ ہوتے اس کے پیچھے کی طرف کھینچتے قدموں کو دیکھتے اس کی اور قدم بڑھائے تھے۔ نہیں، وہ والی سم نہیں، میں ارسم سلطان چودھری۔ پیچھے ڈریسنگ مرر محسوس ہوتے سائیڈ سے نکلنے کی کوشش کرتے کہا تھا، ہے ڈونٹ یو ڈیئر، کھڑی رہو یہاں۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کی شہرک پر انگوٹھا رب کرتے کہا تھا، میں میڈیسن لا کر لگا دیتی ہوں، آئی ایم سوری۔ جان چھڑانے کی کوشش کی تھی اس کی نظروں کی تپش سے۔ لگاؤ۔ اس کے چہرے پر اپنی قربت کی نزدیکی کے رنگ بھا رہے تھے، اسے جیسے سب کچھ بھلائے وہ بڑے دل سے محسوس کر رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لانا ہے مجھے۔ اس نے اپنی شہرک سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے۔ اس وقت اس کی حالت کافی حد تک گہر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ان کے علاوہ کوئی اور میڈیسن ورک کرے گی۔ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو کو باندھتے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی۔ اس کی بات سن کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی اور وہ دیوانوں کی طرح کسی ٹرانس کی کیفیت میں کھویا اس کے لرزتے لال لبوں کو ہلتے دیکھ رہا تھا، پھر بڑی نرمی سے اپنا ماتھا اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، جبکہ کمر میں موجود دوسرا ہاتھ سے وہ اس کے بال کھولنے لگا تھا۔ لگاؤ مرہم، کمون۔ دوسرے ہاتھ سے کمر پر گرفت بڑھاتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت وہ پوری کی پوری اس کے رحم و کرم پر تھی، راہ فرار کا راستہ نہیں تھا۔ اس دیو کی قید میں تھی جو اس وقت کسی گھنے بادل کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کو آنکھیں بند کیے کھڑے دیکھتے زوئیشا نے بڑے انہماک سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ میں بازو کے آستینے فولڈ کیے، سامنے کے 2 بٹن کھولے، بالوں کو جیل سے نفاست سے سیٹ کیے، گندمی رنگت، تیکھے نقوش اور بڑی آنکھیں جن میں بھویں گہری اور لمبی تھیں، جبکہ پلکیں بھی گھنی تھی اور مڑی ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے سامنے کھڑے شخص میں، قابل ستائش، قابل حسن، دنیا میں موجود ہر لڑکی کا حسین خواب۔ اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اسے، اور اس کا دل جیسے پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماتھے پر موجود نشان اور اس کی پھولی ہوئی دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، نہ جانے کتنی تکلیف میں ہوگا وہ سوچتے ہی تھوڑا سا آگے ہو کر تھر تھراتے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ ارسم کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے جب ہی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے لبوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کو ناکام بنائی تھی۔ پھر کتنی دیر اس کے لمس کو محسوس کرتا وہاں کھڑا رہا تھا، اسی پوزیشن میں اسے لیے۔ وہ ایڑیوں کے بل کھڑی اس کی گرفت میں ہلنے سے بھی قاصر تھی، اور وہ ان نرم لبوں کی نرماہٹ کو آنکھیں بند کیے بس اپنی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ بدلے میں وہ بھی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سکون تھا اس لمحے میں، کتنے دنوں نہیں جانتے تھے، بس محسوس کر رہے تھے اس لمحے کو۔ کچھ دیر بعد کچھ بھی کہے بغیر اس نے اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ گرفت نرم ہوتے، حیا سے سرخ ہوتے اسے پیچھے کرتی وہ تیزی سے پلٹی تھی کہ ٹیبل کے ساتھ پاؤں لگتے دھڑام سے
आधी टेबल पर और आधी जमीन पर गिरी थी। आउच! दादू! कमर की हड्डी पर टेबल का कोना लगते दर्द से बिलबिलाते रोने लगी थी वो। जिश! पागल हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? वो बेचैन हुआ था, घुटनों के बल झुकता बैठा था उसके पास। आपकी वजह से हुआ। दादू! हाशी, बोनिया रोते हुए कमर को पकड़ते आवाजें देने लगी थी वो सबको। दिखाओ यार, कहाँ लगी है? रोना तो बंद करो प्लीज। उसके आंसू साफ करते उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाते कहा था, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, दादू को बुला दे, मुझे घर जाना है। उसका हाथ पीछे करते रोते हुए कहा था। दिमाग खराब मत करो जेश, यही घर है अब तुम्हारा, और मैं शोहर हूं तुम्हारा आज के बाद। कहा ना मेरे होते हुए कि फला को बुला दे, फला को बुला दे। खुद तुम्हें तो मैं खुद तुम्हारी 206 की 206 हड्डियां तोड़ूंगा। दिखाओ मुझे। अपना झटका हुआ हाथ देखते गुस्से से उसे बाजू में उठाए बेड पर बैठाते कहा था और करवट के बल लिटाया था उसे। नहीं सिम, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। उसको शर्ट हटाते देख आखिरी इल्तिजा की थी। अच्छा ना, टच नहीं करूंगा, चुप, बस रोना बंद करो। देखने तो दो कहाँ लगी है। उसको तसल्ली देते प्यार से पुचकारते हुए कहा था। यहाँ हाथ लगाते पूछा था। उसने हाथ लगते जानलेवा चीख मारी थी। क्या कर रही हो जिश? सब बाहर क्या सोचेंगे? घबरा कर हाथ पीछे करते गुस्से से कहा था उसने। आप आपको कहा भी था कि ज्यादा दर्द है, फिर हाथ क्यों लगाया आपने? उसने हिचकियों से रोते हुए कहा था। शट अप! अब रोना, अब आवाज ना निकले तुम्हारी। अब ऑइंटमेंट लगाऊंगा मैं। अगर आवाज निकली तो सारी रात बोनिया को बाहर ठंड में रहना पड़ेगा। अब तो सोच लो, अब तुम सोच लो। और ये तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाऊंगा। चैलेंजिंग नजरों से उसे देखते फर्स्ट एड बॉक्स उसके पास रखते कहा था। मैं नहीं चीखूंगी, बोनिया की तरफ देखते कहा था उसने। जानती थी कि उसने जो कहा वही करेगा। वो अरसम सुल्तान चौधरी था। गुड गर्ल। उसकी आंखों में देखते कहा था। बाजू से पकड़कर उठाकर बैठाया था उसे। फिर उसके करीब होते उसके दोनों बाजुओं को अपनी गर्दन में डालकर खुद के करीब करते सीने से लगाया था। उसके चेहरे को अपने कंधे पर रखा था। आईज क्लोज करो और फील करो कि तुम्हें कहीं पेन नहीं, बिलीव मी, पेन नहीं होगा। उसके कान के पास सरगोशी करते उसकी कमर के पीछे हाथ करते वो ऑइंटमेंट लगाने लगा था। उसके लम्स पर दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते उसकी गर्दन में अपने बाजू से गिरफ्त बढ़ाते वो सिसकी थी, मगर मुंह से आवाज नहीं निकली थी। बेआवाज आंसू से सिसकती दर्द बर्दाश्त कर रही थी। उसकी नम गम आगोश में बड़ी नरमी से ऑइंटमेंट लगाकर उसने उसको खुद से थोड़ा परे किया था, मगर उसका भीगा आंसू से तर चेहरा देखते नफी में सर हिलाया था। ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास चलें? आंसू साफ करते पूछा था। वो बोली नहीं थी। लरजते लबों से नफी में सर हिलाया था, झुकी पलकों के साथ, और वो खो गया था। इस मासूम अदा पर दिल बुरी तरह धड़का था। जब ही उसके घने लंबे बालों में हाथ डाले, दीवानों की तरह नर्म गुलाबी नाजुक पंखुड़ियों पर झुका था और पूरी हक पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी सांसों में उसकी सांसें जिन्हें चुनने लगा था, उसे कोई भी मौका दिए बगैर। और वो उसकी अचानक इफ्तदात पर बुरी तरह लर्जी थी। आंखें शिद्दत से बंद की थी सांसों में उसकी सांसों की कैद, और लम्स उसकी शर्ट को मुट्ठियों से जकड़े अपनी फना होती रूह को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। और वो तो जैसे खो गया था। उसकी खुशबू में खुद को कितनी देर सैराब करते उसके बेजान होते वजूद को छोड़ा था कि वो लरसती हुई उसके सीने के साथ माथा टिका गई थी। एक लम्हे को तो अरसम को भी समझ नहीं आया था कि हुआ क्या है। ये सब कुछ बेइख्तियारी में हुआ था, शायद एक गैर फितरी अमल, और वो भी अहने अपने बाप के कातिल की बेटी के साथ। सोचते ही उसके माथे पर बेसाख्ता जाने कितने बल आए थे। चेंज करके सो जाओ। उसकी बाजू को बेदर्दी से पकड़ते दूर करते साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाते वो कमरे में बने अपने सीक्रेट रूम में चला गया था, और पीछे वो उसके इस दर्दनाक लम्स को कांपते हाथों से
भीगे लबों को साफ करती वहीं तकिए पर ढह गई थी, जिस्म का रुआ रुआ लरज रहा था उसका। नेक्स्ट सीन। आई थिंक इस टाइम जाना ठीक नहीं है हमना, तुम सुबह भी तो बात कर सकती हो अब्दाल से, ज़ैनब ने अब्दाल के घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हुए कहा था। क्यों, इस टाइम क्या है, कौन सी कयामत आई है इस टाइम, उसने फुंकारते हुए कहा था। बात कयामत की नहीं है हमना, तुम अच्छी तरह से जानती हो वो इस वक्त अकेला है घर पर, या फिर इक्का दुक्का नौकर, उसे मैं तुम्हारा जाना ठीक। ओ शट अप ज़ैनब, तुम यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है कि अरहम और इशाल एक साथ एक रूम में हैं और तुम्हारे खदशात ही ख़त्म नहीं हो रहे। मैं अपनी हिफाजत करना अच्छे से जानती हूँ, सो प्लीज़, गुर्राते हुए कहा था उसने, और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकली थी और घर के अंदर दाखिल हुई थी। ज़ैनब भी नफ़ी में सर हिलाती गाड़ी स्टार्ट करती घर की तरफ निकल गई थी। अब्दाल अब्दाल, ड्राइंग रूम में जाते ही उसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी। जी जी बीबी जी, साहब अपने कमरे में है, किचन में से निकलता मुलाजिम ने बताया था। अच्छा ठीक है, मुलाजिम से सुनते ही वो अब्दाल के कमरे की तरफ बढ़ी थी। यस कम इन, दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनते ही अब्दाल ने कहा था। अब्दाल, सब कुछ वेस्ट हो गया, सारे प्लान्स, मुझे लगता है इस इशाल की किस्मत हद से ज़्यादा अच्छी है, यह मेरी किस्मत हद से ज़्यादा बुरी है। कमरे में जाते ही उसने अब्दाल की पुष्ट देखते गरजते हुए कहा था। क्या मतलब, तुमने जहर नहीं दिया अपने दुश्मन को, बहके बहके झूमते लहजे में कहता अब्दाल ने मुड़ते हुए। आर यू ड्रिंक अब्दाल, उसे लड़खड़ाते देखकर टेबल पर मौजूद इस गंदे महलूल की बोतल देख उसने पूछा था। हाँ, आज वो इस कदर हसीन लग रही थी कि मैं रह नहीं सका, गम छुपाने के लिए पीना पड़ता है, और यकीन करो जब से इसको पी रहा हूँ सारे गम भूल गए हैं। उसने लड़खड़ाते कदमों से सोफे पर गिरते हुए कहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, किसी की दूरी कब बर्दाश्त होती है, वो भी तो इतना ही हसीन लग रहा था, मगर वो किसी और के पहलू में था, किसी और के साथ, मुझसे बहुत दूर। हमना ने उदास लहजे में कहा था। गम ना करो, तुम भी इंजॉय करो इसे, देखना सब दर्द मिट जाएंगे, सब सेट हो जाएगा, भूल जाओगी सब। इब्दाल ने गिलास भरते हमना के सामने रखते हुए कहा था, जिसे कुछ सोचते हुए उसने लबों से लगाया था और गटागट खुद में उंडेल लिया था, और फिर पे दर पे वो जाने कितने गिलास पी गई थी अब्दाल के साथ। मैं उसे हर हाल में हासिल कर लूंगी, वो सिर्फ मेरा है। हमना ज़की उल्लाह का। So this is the end of this episode. Stay connected for more.